नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, आपका स्वागत। हमारे साथ है प्रफुल्ल कोलखियान। प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि हर गुरुवार कहानियों पर बात कर रहे हैं। अभी प्रेमचंद की कहानियों को हम लगातार कह रहे हैं, बाकी देश के अन्य कहानीकारों पर भी बात करेंगे, लेकिन हमने कहा शुरुआत में प्रेमचंद से ही बात की जाती है, क्योंकि कथा सम्राट या कहिए कि भारत में जो साहित्य है उसमें प्रेमचंद का अमूल्य योगदान है। कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, हर सबकी उपाधि दी गई। इस बार हमने पूस की रात को चुना है। प्रफुल्ल भाई, पूस की रात जो है कब लिखी गई, हमेशा प्रेमचंद की कहानियों पे एक रहती है कि पता नहीं कब लिखी गई, लेकिन 20 से 30 के दशक में लिखी गई, ये मैं कह सकता हूँ। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार 1930 में कहानी लिखी गई थी, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जबरदस्त यथार्थवादी कहानियां जो है उसमें से ये बेहतरीन कहानी मानी जाती है। और प्रेमचंद की कहानियों में जैसा मैं कहता हूँ कि ज्यादा किरदार होते नहीं है, इसमें भी किरदार ज्यादा नहीं है, दो किरदार है, पति पत्नी, और तीसरा किरदार है तो उसका कुत्ता है जबरा, और चौथा किरदार है जिसका खाली नाम है, उसका प्रेजेंस नहीं है लेकिन उसका भय है। और एक और किरदार है पूस की रात, उसका भी बड़ा बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया है प्रेमचंद जी ने। तो वो एक किरदार वो भी है जो अक्सर मैं कहता हूं कि प्रेमचंद की कहानियों में विलेन जो है वो कोई इंसान सेकेंडरी होता है, प्राइमरी विलेन होता है वो प्रकृति होती है, या हमारी समस्याएं जो सामाजिक समस्याएं हैं, मानसिक परेशानियां हैं, वो सारी होती। तो इसमें जो है किसान की कहानी है, और किसान का नाम है हल्कू। हल्कू, उन्होंने एक जगह लिखा है कि है वो भारी भरकम डील डील डॉल वाला, नाम है हल्कू। हल्कू है नहीं वो, हल्का है नहीं वो। तो शुरुआत ही देखिए बड़ा कमाल है, मतलब विषय को पहले रख दिया है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, स्त्री यानी अपनी पत्नी से कहा, मुन्नी नाम है उसका। और बाकायदा वो जो है जब विवरण देते हैं तो वो सिनेमा में कहा जाता है प्रफुल्ल भाई कि जब आप किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कीजिए तो उसका सीन दीजिए कि वो कर क्या रहा है उस वक्त, उससे पता चले कि उसका काम क्या है। तो हल्कू जो है अपनी स्त्री से कहता है, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही है, उसकी पत्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, मतलब पीछे मुड़कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्मल कहां से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। तो मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहां से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कम्बल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, वो खुद से बात कर रहा है, मन ही मन घुड़कियां जमवावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वो अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। तो ये आदमी जो हल्कू है, किसान जो है, वो कर्ज लिया है सहना से, वो कर्ज से पीछा छुड़ाना चाह रहा है। पत्नी लेकिन क्या कह रही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई। सीन जब हम लोग लिखते हैं सिनेमा में तो विवरण देते हैं इस तरह से, मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनू तू, कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात देगा, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने चुकने ही नहीं आती। न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते। तो उस समय भी खेती छोड़ देने की बात हल्कू से उसकी पत्नी मुन्नी कह रही है। मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी, न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, मतलब मुन्नी को बड़ा जो है
चोट लग गई कि गाली देगा मेरे पति को। गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वो मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और बाहर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसी खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो अभी उसी में झोंक उस पर धौंस। और उसके बाद जो है हल्कू ने रुपए लिया और इस तरह बाहर चला, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल से जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। जी प्रफुल्ल भाई। जी, प्रेमचंद की ये कहानी, क्या हर कहानी महत्वपूर्ण है और हर कहानी के पहले एक कहानी होती है और उसके बाद भी एक कहानी होती है। पूस की रात की कहानी का चयन आपने बहुत बेहतर किया है, क्योंकि हम जिस सिलसिले में कहानी की चर्चा को ले जाना चाहते हैं, उसके जो अंतर संबंध हैं उनको भी देखने की कोशिश करते हैं कि हर स्तर के श्रोताओं को कुछ न कुछ इस चर्चा में हासिल हो सके। उनके जो सवाल हों, उन सवालों में भी हमारी दिलचस्पी है, तो वो लिख करके आपको देंगे तो हम अगले एपिसोड में उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि सवालों का, सही सवाल का सन्नाटा हमारे समय का सच है। सही सवाल नहीं उठ रहे हैं। तो अगर पाठकों के मन में, श्रोताओं के मन में, किसी के मन में इस विश्लेषण से या इसके पहले भी इस कहानी के संदर्भ में या प्रेमचंद के संदर्भ में कोई सवाल हो तो जरूर रखें, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। हल हमारे पास नहीं है, लेकिन हम मिल करके हल खोजेंगे। जब किसान की चर्चा होती है तो हल की चर्चा होती है। हल चलाते हुए किसान की चर्चा प्रेमचंद की कहानियों में कम है। एकदम नहीं है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हल चलाते हुए किसान कम है। और हाँ, लेकिन जो प्राणी होते हैं, मनुष्य के सजीवी प्राणी होते हैं, उनकी चर्चा तो है ही। इन कहानियों में मनुष्येतर पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं प्रेमचंद की कहानियों में, और जिनसे वो लगातार बात करते रहते हैं, उनका संवाद चलता रहता है। और यह भारतीय कथा परंपरा, यानी कि जब हम देखते हैं आपको हितोपदेश या फिर पंचतंत्र की कहानियां, तो दुनिया में सबसे पुरानी कहानियों में से ये कहानियां एक होती हैं। और इनमें वो पात्र जो मनुष्य नहीं है, वो भी मनुष्य की भाषा बोलते हैं। यानी कि प्रेमचंद की कहानी लगातार मनुष्य और मनुष्य के सहजीवी प्राणियों को सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा मान करके कहानियां चलती हैं। अभी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि लगभग हर कहानी में किसानी जीवन लोगों को, मतलब किसानों के लिए परेशानी का सबब बनता है। और हर जगह, चाहे वो कोई भी कहानी हो, उसमें ऐसा प्रसंग जरूर आ जाता है जिसमें किसानी को छोड़ने की बात कही जाती है। और बात कही जाती है कि नहीं, किसानी को क्यों नहीं छोड़ देती, या अलाभ कर जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई लाभ नहीं हो, जिससे जीवन यापन भी न हो, ऐसी बात उसमें कहानी में आ जाती है। और ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। किसान तब भी नहीं, आज भी परेशान है। आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में जो किसानों की फसलों को नीलगायों ने किस तरह से बर्बाद कर दिया, या गाय किस तरह से बर्बाद करती हैं। पिछले चुनाव में तो बड़ा मुद्दा भी था कि पशुओं को नियंत्रित करने का, सहजीवी हैं या वन्य प्राणी हैं, जो भी हैं, तो फसलों की रक्षा पशुओं से करने की समस्या हमेशा से रही है। लेकिन मैं एक दूसरा सवाल उठाता हूं और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करता हूं। हमारे यहाँ कहा गया है, उत्तम खेती मध्यम बान, सेवा निर्विघ्न भीख निदान। कि खेती सबसे उत्तम काम है, किसानी सबसे उत्तम काम है।
उसके बाद ये कहा गया है मध्यम बाण और मझला काम, उससे नीचे का काम, उससे कम उत्तम काम व्यवसाय है। बाण व्यवसाय, उत्तम खेती मध्यम बाण, सेवा निर्घिन, सेवा करने का स्थिति ना आए ये अच्छा है, और भीख मांग के जो खाते हैं वो तो निदान है, उनके बारे में कहा किया जाए। वर्ण क्रम को अगर आप देखें तो ब्राह्मण सबसे ऊपर है, पुरोहिताई जिनका काम है, लेकिन भिक्षाटन जिनकी आजीविका होती है, लोगों का दिया हुआ, उस समय भी ये होता है। इसकी चर्चा हमारे लोक अनुभव में बाद में, इसलिए किसानी को सबसे ऊपर रखा गया है। उत्तम खेती मध्यम बाण, सेवा निर्घिन, भीख निदान। उस उत्तम खेती की बात को दोहराते हुए भी कहानीकार इस बात को महसूस करता है कि नहीं नहीं, ये कहने की बात है किसानों के जीवन में बहुत संकट है। ये किसानों का जीवन कब से संकट में है और कैसे आया, यह एक अलग चर्चा की बात है। इसको अलग से भी चर्चा करनी होगी कि कृषि सभ्यता का संकट क्या है। लेकिन यहाँ से भी इतना संकेत कर दूं कि हर कहानी में महिला अगर कृषि की रक्षा में प्रगतिशील शब्द उठाती है, समर्पण नहीं दिखाती है, जैसा कि गोदान में भी है, वो विरोध करती हैं, विरोध की का प्रतीक बनती हैं स्त्रियां, क्योंकि प्रेमचंद किसान जीवन के लेखक हैं और स्त्रियां किसान जीवन के संकटों में प्रतिरोध का स्वर बनती हैं। तो फिर उसका क्या मतलब होता है, इस पर कभी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ये आपसे कहूं कि शुरू में ही प्रेमचंद ने लिखा है, स्त्री से क्या कहा कि सहना आया है। आपने ठीक ही कहा कि ये नाम है, लेकिन सिर्फ नाम नहीं, हमारी भाषिक जो स्थिति हुई है उसके कारण ये हुआ है कि सहना बोलते हैं, जो किस्त वसूलने आता है उसको सहना बोलते हैं। और जब आप देखेंगे, ऐसे समझ में लोगों को नहीं आए, सहना एक क्रिया है। अंग्रेजी व्याकरण जिन लोगों को आती है वो जीरेंड जानते हैं कि सहना किस पर जो क्रिया है वो कैसे संज्ञा में और विशेषण में बदलता है। तो जब आप लहना शब्द की तरफ ध्यान देंगे, सहना यानी कि सूद देने की कितनी क्षमता है आप में, तो आप सहते हैं क्रेडिटर डेटर्स के संदर्भ में यह है। और लहना उसको बोलते हैं जो सूद लेता है। सूद लेते, हम जब लेते हैं, पैसा लेते हैं तो हम लहना होते हैं। तो लहना लगाया जाता है और सहना वसूला जाता है। तो ये किसान जीवन की है। मैंने शब्द की चर्चा की, प्रेमचंद की कहानी को लोग कहते हैं बहुत सहज है। सहज तो है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कई कठिन प्रसंग आएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, हमने भी अभी 2 बार 3 बार पढ़ा है, धनंजय सर भी ने पढ़ा है। हल्कू जिस फसल की रक्षा कर रहा था वह कौन सी फसल थी? ज्वार थी, गेहूं थी, मकई थी, ऊख थी, कोई बताए? जो इतनी सरल कहानी है कि सीधे आपको अपने मुंह पास में ले जाती है, यह पूछने का कि फुर्सत नहीं देती तो कहा वो फसल कौन सी थी। बहरहाल वो फसल कौन सी थी इसको आगे कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और तो ये पति पत्नी के बीच बातचीत हुई, उसमें सहना का आपने बढ़िया विवरण दे दिया। उसके बाद देखिए पूस की रात का विलेन का इंट्रोडक्शन है। हीरो हीरोइन का इंट्रोडक्शन हो गया, उसमें एक उस पे मानसिक किस तरह से दबाव है, कौन विलेन बना हुआ है वो तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा विलेन जो है वो इधर है, अभी इंट्रोड्यूस होता है। और वो लिखते हैं प्रेमचंद, पहली ही पंक्ति है, पूस की अंधेरी रात। अब देखिए यहां से एकदम थ्रिल ला देते हैं, कहानी में थ्रिल आ जाता है। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। तारे भी ठिठुर रहे हैं, बताइए। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे, ऊख का यहाँ जिक्र किया है, गन्ने का जिक्र किया है। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी, संगी लिखा है, खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी।
और देखिए अब दोनों के बीच संवाद दिया है इन्होंने प्रफुल्ल भाई, ये बड़ा दिलचस्प है। कुत्ते के साथ जो है संवाद कर रहा है किसान, क्योंकि उसका संगी है, साथी वही है, वही साथ जाता है, जहां जाता है कुत्ता साथ चलता है। और इसमें भी कुत्ते की बड़ी दिलचस्प कैरेक्टर है उसका। वो जो एक पिक्चर आई थी आपने देखी होगी, तेरी मेहरबानियां, जैकी श्रॉफ की पिक्चर थी, उसमें भी कुत्ते का बड़ा रोल था। मुझे लगता है यहीं से कहीं से कुत्ता आया होगा। बहरहाल हल्कू ने घुटनियों में को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम पर। उसके बाद जो है जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कुंकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जंगवाई लेकर चुप हो गया। अब कुत्ते का भी देखिए प्रेमचंद जी ने उसका उसकी एक्टिविटी को डिटेल किया है ना, जो बड़ा दिलचस्प है। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कुंकू से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। अब ये रांड पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठू फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े। अब ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अंतरा है, जिसको किस तरीके से लिखा है और किसान कह रहा है, किसान से कहलवाया है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का जो गुजर जाए। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। जी प्रफुल्ल भाई, इस पे बात कर ले, जी फिर आगे बढ़ते। भगवान, एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। जी हाँ, नहीं तो ये जो खेत में है तो बगल में खेत के कोने में ऊख के पत्ते से बना है, लेकिन वो फसल ऊख की है, ये साफ नहीं हो रहा है। और किसान के जीवन में दो हवाओं का बड़ा महत्व है, पूर्वा का और पछुआ का। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसमें फसल की चर्चा नहीं कर रहे हैं। और इसलिए ये किसान जो सदा किसानी की बात है, जो सब दिन लगा रहता है, सदाबहार कैश क्रॉप, यानी कि ऊख की बात कर रहे हैं। बहरहाल देखिए, इस जैसे मैंने कभी बहुत पहले कहा था कि पंच परमेश्वर की जो कहानी, हालांकि वो कहानी काफी बदली गई थी, मौलिक रूप से जो प्रेमचंद ने लिखा था उसमें बहुत योगदान हो गया था, बदलाव हो गया था। और इतना कि प्रेमचंद ने खत लिख करके शंका व्यक्त की थी कि क्या इसके लेखक जो हैं वो मैं ही हूँ, महाप्रसाद द्विवेदी आदि को, तो एक अलग प्रसंग है। लेकिन मैंने तब उस पर चर्चा करते हुए ये बात कही थी कि इस सदी का सबसे बड़ा नैतिक प्रश्न यही है, आजादी के आंदोलन वाली सदी से लेकर के आज तक का, और सभ्यता का ही सबसे बड़ा सवाल है ये कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? और इस एक से ही न्याय की पूरी पोल पट्टी खुलती है कि बिगाड़ के डर और ईमान की बात का जो द्वंद्व है वह सभ्यता का सबसे बड़ा नैतिक द्वंद्व है। इस कहानी में भी उस वाक्य को आपने चर्चा कर दी है, किसका राज है? ये उसका राज है, ये जो सवाल करती है मुन्नी, तो यानी कि ये राज किसका है? और ये इसका हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसका राज है। लोग उत्पीड़ित होते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि किसका राज है, यानी कि हुकूमत किसकी चलती है। जिसकी हुकूमत चलती है, अगर हमारी हुकूमत लोकतंत्र में, तो लोग कहते हैं जनता की हुकूमत है। अगर जनता की हुकूमत है तो जनता के लिए क्यों नहीं है? और ये ब्रिटिश के समय का है, 1930 की कहानी, ब्रिटिश काल की कहानी है। उस समय में जब ये सवाल उठाते हैं किसका राज है, तो इसका मतलब यह वो नहीं कहते हैं, नहीं मानते हैं कि यह राज उतना सुस्पष्ट है कि गोरों का ही राज है। राज जमींदारों का भी है, जमींदार ही हमारा शोषण कर रहे हैं। उस राज के गुलाम वो हो गए हैं जो हमारे करीबी थे और वो हमको गुलाम बना रहे हैं। तो ये बहुत गहरा सवाल है,
जो हल्के से पीड़ा के साथ ये बात कही गई है, यह एक पीड़ा की बात, यह अगर सांस्कृतिक बात है, यह अगर राजनीतिक सवाल के रूप में अगर आप इसको देखें कि किसका राज है, तो ये कहानी का यह वाक्य और यह संदर्भ बहुत बड़ा अर्थ ग्रहण करता है। लेकिन प्रेमचंद अपने ढंग से इसको ट्रीट करते हैं कि किसका राज है। अब वो उसके पास जाते हैं, आपने ये कहा कि किस प्रकार जबरा से संवाद करते हैं। तो जबरा से संवाद करने का मतलब ही यही है कि आप पूस के महीने को पहले याद करें। इसका नाम पूस क्यों है? पूस इसलिए है कि इस समय में प्रकृति के हर रंध्र से, हर जगह से पौष्टिक चीजें, मैंने उसका इसको बोलते हैं कि सावन का जब महीना होता है तो बोलते हैं श्रवण, श्रवण से बना है, जहाँ श्राव होता है चीजें निकलती हैं। तो इसमें भी पूस में भी बोलते हैं कि हर प्राणी को, हर सस्य को, यानी कि वनस्पति को, जीव को, प्राणी को एक साल भर के लिए एक पोषण प्राप्त होता है। इसीलिए इसको संस्कृत में पौष मास कहते हैं। और फिर वहां पर पुष्प उसी से विशेषण बना है, और फिर ये उसी का हिंदी में हम लोग दंत से पूस कहते हैं। एक ऐसा समय जब प्रकृति हर किसी के पोषण का इंतजाम करती है। इसमें आपको लगेगा कि कहानी का जो प्रकृति का जो उसकी चर्चा करते हैं, तारे ठिठुर रहे हैं, ठिठुरते हुए तारे की चर्चा करते हैं, लेकिन यह भी परिस्थितियों की स्थितियों में फंसी हुई रात है। और वो तारे ठिठुर रहे, यानी कि ठिठुरन सिर्फ यहाँ नहीं है, उन लोगों में भी ठिठुरन है जो आकाश में है, जो ऊंची जगहों पर है। उसके साथ जब वो गद्दे से उसको जोड़ते हैं कि ठंडा आए तो वहां पर डर, गर्मी से डर कर भाग जाए, तो हमारे समाज में जो बर्दाश्त करने की जो सीमाएं हैं, उसका जो संवितरण सही तरीके से नहीं हुआ है, संसाधनों के कुवितरण की बात वो करते हैं। और ये कौन लोग हैं जिनको खेत में जाकर के अपने फसल की रक्षा नहीं करनी पड़ती है, लेकिन खेती बाड़ी से होने वाली आमदनी का सर्वाधिक लाभ वही उठाते हैं। तो ये इस कहानी की एक खूबसूरती है। उसमें क्योंकि प्रेमचंद ने बहुत महत्वपूर्ण लाइन ये भी कही है कि किसान का जीवन प्रकृति के साथ अस्थाई सहयोग है। तो किसान, जो भी किसान है, उसका जीवन अगर प्रकृति के साथ अस्थाई सहयोग है, और जबकि उद्योग का जीवन, औद्योगिक जीवन प्रकृति के हमेशा खिलाफ है। और जितना जरूरी है उतना तो है, लेकिन हमेशा प्रकृति को वो चोट पहुंचाता है। आज भी देखिए प्रदूषण या प्रकृति के खिलाफ जो भी आक्रमण हो रहा है, उसमें अभी तो बहुत सारे तंत्र आ गए हैं, लेकिन सभी न सभी उद्योग से संबंधित है, कृषि से संबंधित नहीं है। खेती बाड़ी से पर्यावरण को क्षति नहीं होती है। प्रेमचंद ने कहा था कि अस्थाई सहयोग है। अब इस अस्थाई सहयोग, और वो वहां से पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वे मजदूर बनने की तरफ जाते हैं। किसानी को अधिक कठिन काम और अलाभकारी काम घोषित कर दिया गया है। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूं कि प्रेमचंद के पात्रों की औसत उम्र देख लीजिए, और उस समय में आजादी के आंदोलन के जो हमारे अगुआ नेता थे, उनकी औसत उम्र देख लीजिए, तो प्रेमचंद की कहानियों का एक पैटर्न समझ में आएगा। ये सारे पात्र मुख्यतः मध्य वयस्क हैं, माने अधेड़ उम्र के हैं, और वो कहानी के समापन या उपन्यास के समापन होने तक वो वृद्ध हो जाते हैं। और जो नई पीढ़ी आती है, वो पीढ़ी जिसको बोलते हैं कि थाम लेना पैटर्न, वो थामने वाली पीढ़ी सामने नहीं आती है। ये 1930-36 के बाद के भारतीय राजनीति में जो युवाओं की भागीदारी की कम होती प्रवृत्ति की तरफ ये इशारा करते हैं। आजादी के आंदोलन की शुरुआत मध्य वयस्क के गांधी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू साथ थे, लेकिन चलते चलते सब वार्धक्य को प्राप्त हुए। और जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई नया जवाहरलाल नेहरू या नया भगत सिंह या नया सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से क्यों नहीं आया, ये एक अलग सवाल छोड़ता हूँ। फिलहाल बढ़ता हूँ कहानी में आगे, क्योंकि प्रेमचंद का ये मध्यवयसी है। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूँ, दूसरी बात मुझे यह भी कहने की इजाजत दीजिए कि उस समय में बाबा साहब की उपस्थिति थी। बाबा साहब ने कहा था, एडुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट। एजुकेशन को पहला उन्होंने रखा था। प्रेमचंद की कहानियों में स्कूल आपको शायद ही मिले गांव में, ये क्यों नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे जी।
बिल्कुल। और मुझे याद आता है प्रफुल्ल भाई, धान तो अब जिससे कि धान का बिचड़ा डाल दिया गया, धान अभी लगना शुरू हुआ है, भादों में लग जाएगा, सावन भादों में। उसके बाद पूस महीना मुझे याद आ रहा है कि उसमें गभाने लगता था धान, बाली फूटने लगती थी। और हमको याद है पिताजी सुबह जाते थे, लोग हाँक देने जाते थे, एक अलग किसानों का ये था, हाँक देते थे, धान फूटो हो, ऐसे करके बोलते थे, है ना। तो हाँक देना कहते थे उसको। बहरहाल, तो पूस की रात, बड़ी ठंडी रात, और उसमें आगे जो है वो हल्कू जो है वो रात काट रहा है, कैसे काट रहा है वो इसमें वर्णन है। अब वो हल्कू जो है अकेला है, तो बात कर जहाँ रहा है यहाँ जबरा। आप जहाँ आप ये धनखेत की चर्चा कर रहे थे, वो कहते हैं शेर बराबर फुटिया धान। तो आपकी ये जो ट्रांजिट पीरियड होता है, इसमें क्या होता है कि सारे खेतों में जो नीचे की जमीन होती है, जहाँ पानी की सुविधा होती है, वहां धान लगते हैं, सारी जमीन पर धान नहीं लगते हैं। तो सारी जमीन एक ट्रांजिट होता है खरीफ से रबी की तरफ जाने का, तो वो जो ऊंची जमीनें होती है वहां पर वो फसलें लगती हैं। जी जी, अने वहां पे अरहर वगैरह भी लगा दिया जाता है, ऊंची जो जमीन होती है उसमें अरहर, क्योंकि अरहर में पानी लगेगा तो खराब हो जाएगा। जी बिल्कुल। आगे इसे कह रहे हैं कि हल्कू बात कर रहा है वो चिलम भरते हुए जबरा से, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बदल जाता है। बेसिकली हल्कू जो है, या प्रेमचंद जो है, जबरा के बहाने अपनी बात हल्कू कह रहा है। अब वो केवल बात नहीं कह रहा है, अपने मन की बात ही नहीं कह रहा है, हल्को का किरदार भी खड़ा हो रहा है जबरा के बहाने, कि हल्कू कैसा आदमी है, कैसा किसान है, किसान का जीवन कैसा होता है, किसान का मन कैसा होता है, इसमें ये दिखाई पड़ता है। वो कहते हैं कि हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, बस जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा, और उसकी आंखों में जो है प्रेम कितना है वो छलका दिया प्रेमचंद जी ने जबरा की आंख में भी। हल्कू आज और जाड़ा खा ले, हल्कू ने कहा कि आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। ये संवेदना की बात कर रहे हैं प्रेमचंद की, कुत्ते से किसान की संवेदना, संग उसका साथी है, कुत्ता हो बैल हो। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी, इस पर आप जरूर बोलिएगा, हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। मतलब इंसान वहां कोई नहीं है, खाली एक जानवर है, वो केवल कुत्ता एक उसके साथ। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो सो जाऊं। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा, कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था, इतनी ठंड थी, पिशाच जैसी ठंड। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जानी कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। जबरा के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, मालिक अपनी गोद में सुलाया हुआ है। और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता। वो अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरे से बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा, जो खेत की तरफ भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय, ये बड़ी अच्छी लाइन है प्रफुल्ल भाई, कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति से ही उछल रहा था। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था।
जी, तो घ्राण शक्ति कुत्ते की मजबूत होती है, उसको सब खबर मिल गई थी कि लगता है जानवर आ रहा है। जी प्रफुल्ल भाई। हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही उठा रहे हैं कि वो उससे संवाद करते हैं, उसको कहते हैं तमाम चीजों को, और उसको जो गंध नहीं आती है। देखिए कुत्ता का बहुत गहरा सांस्कृतिक संदर्भ है, पाश्चात्य जगत में भी और भारतीय जगत में भी। ये तो धर्म का प्रतीक ही माना गया है। दूसरा, उसमें जो उनको कोई गंध नहीं आती है, अपने किसी आदमी को इस तरह से गले नहीं लगाए, यानी कि हल्कू के लिए महीनों से ऐसा कोई अवसर नहीं आया जो किसी मानव जाति को या मानव को अपने गले लगा करके उस सुखद गर्मी का एहसास कर पाता। एक तो ये है जो इसकी बहुत अच्छी व्याख्या नहीं है। तो अच्छी व्याख्या नहीं है तो फिर अच्छी असली व्याख्या क्या है या अच्छी व्याख्या क्या है? जब कभी मनुष्य संकट में फंसता है तो उसे सहजीवी प्राणियों की मदद मिलती है। ये इनका हल्कू का और जो जबरा की जो दोस्ती है, उस दोस्ती का रहस्य सहजीवन के इसी संकट में है। और जो सीता जब जंगल में अशोक वाटिका में कैद थी और हनुमान जी जब राम के दूत के रूप में प्रकट हुए, तो सीता के मन में सबसे पहला सवाल यही उठा कि नर बानर की प्रीति भई कैसे। और उनको अपनी कथा पर उतना अपना दर्द भूल गया। उन्होंने पूछा कि नर और बानर की दोस्ती कैसे हुई। तो नर और बानर यानी कि मनुष्य और मनुष्य के सहजीवी प्राणियों के बीच में जो आत्मीयताएं विकसित होती है जिस जीवन में, उस जीवन को आज वो नॉस्टैल्जिक रूप से हम याद कर सकते हैं। आज तो मनुष्य के जीवन में मनुष्य के लिए वह सम्मान नहीं बचा है। ऐसे में ये कहानी काफी उस ढंग का इशारा करती है जहां हम अपने आज किस चीज पर बचा है। अब शुरुआती दौर में मुझे मालूम है कि जो जब कंप्यूटर वगैरह आया था धनंजय सर, तो हर कंप्यूटर का सेट का एक नाम होता था। गंगा, कावेरी, गोदावरी, ये सब लोग अपने उस सेट का नाम रखते थे जहां पर वो मशीन बैठता था उसका। तो उस समय इतना नेटवर्क नहीं विकसित हुआ था या पोर्टेबिलिटी नहीं थी, तो डिस्क और उसका क्या नाम है, ये जो पेन ड्राइव का ये सब का जमाना था। हम लोग जो जमाना देखे हुए हैं, आज तो आप जो कंप्यूटर को अपना अलग कर सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं। बहरहाल, तो उस जमाने में हम लोग कहा करते थे कि मनुष्य को नंबर में बदल दिया गया है और सामान को संख्याओं में बदल दिया गया है। यहाँ कर्मचारियों को संख्याओं से पहचाना जाता था कि इस कर्मचारी की ड्यूटी यहाँ लगी है, इतने को ये नंबर को ये मशीन अलॉट कर दो। मैंने जैसे आपका नंबर है 6359, कुछ भी नंबर हो तो 6359 को गंगा में दे दीजिए, अलॉट कीजिए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो उस समय में आ गई थी, यानी कि डिजिटलाइजेशन का वह दौर शुरू ही हो रहा था उस समय की बात है। तो मनुष्य से अधिक आज मनुष्य अपने मोबाइल से जितना प्यार करता है उतना अपने किसी जानवर से प्यार नहीं करता है। और जानवरों की स्थिति तो ये है कि जब जबरा के संवाद को आप सुनते हैं तो आपसे अनुरोध है, और पाठकों से भी, श्रोताओं से भी अनुरोध है, जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं उनसे भी अनुरोध है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध है कि उस केस को एक बार याद कर लें जहां डॉग लवर्स लोग, जहां कुत्ता प्रेमी लोग, जहां कुत्ते की रक्षा को लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट तक में गए थे और कोर्ट तक को उसका संज्ञान लेना पड़ा। जहां मनुष्य सुरक्षित हो गया है वहां सार्वजनिक जीवन में कुत्तों की उपस्थिति को नियमित करने के लिए, उनको आवारा तो नहीं छोड़ा जा सकता है, नियमित करने के लिए या उनकी जीवन रक्षा के लिए ये वहां तक लोग गए थे। तो ये संघर्ष काफी पुराना है। तो वो बहुत ही प्रेरणादायक वो संदर्भ है। और दूसरा इसमें ये है कि एलिनेशन और डी एलिनेशन, एलिनेशन और डी एलिनेशन हर स्तर पर होता है। वो जो थोड़ी सी आत्मीयता से जबरा अपनी जान पर खेल कर खेत के चारों तरफ मौसम की परवाह किए बिना दौड़ जाता है। जबरा चाहता है कि इस खेत की रक्षा हो, क्योंकि उसको आत्मीयता मिलती है अपने किसान से, हल्कू से। लेकिन हल्कू को उनसे आत्मीयता नहीं मिलती है जिनके लिए वह खेती करता है या खेती का लाभ जो लोग उठा ले जाते हैं। इसीलिए आगे क्या होता है, जबरा तो एक तरह की प्रतिक्रिया देता है
और जी आगे जब आप देखेंगे तो हल्कू की प्रतिक्रिया क्या आती है। जी। तो 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। और उसके बाद जो है उसने पत्ते वत्ते बटोरे, जमा किया और उसमें आग लगाई। वहां जबरा भी आ गया। और उसके बाद जो है हल्कू का एक बड़ा बढ़िया जिक्र है कि हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर से पत्तियों जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। जो पेड़ से, जो पौधे से जो पत्तियां गिरी हुई थी, वो ऊख वाली और दूसरी वाली पत्तियां, आम आम का बाग था, उसकी पत्तियां। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। ये जो है इसमें उसका जो है संकल्प जो है, या उसका जो मनोबल जो है कितना हाई है कि आग जलाएंगे और ठंड को भस्म कर देंगे। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो वह अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। क्या विवरण है। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर, जो चादर उसने ओढ़ी हुई थी, उतार कर बगल में दबा दी। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से ये उपाय न सूझा। नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूछ हिलाई। ऐसा लगा कि जब्बर ने कहा कि हाँ सही कह रहे हैं आप। अच्छा जाओ इस अलाव को कूद कर पार करें। तो जो है उसके पास जो है कूद फान है। उसके बाद है कि पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे धीरे धीरे आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। मतलब ठंड को भगाने के लिए गीत भी गुनगुनाना। हम लोग के यहाँ डर से भगाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे लोग, गली में गुजरते थे तो। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के घर चरे जाने की आहट मिली। वो अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा ददाया हुआ था। इस जाड़े पल में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वो अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लियो लियो लियो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर यह दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर यकायक हवा का ऐसा ठंडा चुभने लगा, बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जिस फसल के लिए पूरा वो जो है संघर्ष कर रहा था, लेकिन इतनी भयंकर ठंड थी कि उस फसल को बचाने के लिए वो न जा सका। खैर, सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, पत्नी आ गई थी
क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा हुआ है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी और हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना न पड़ेगा। तो खेती छोड़ने का सुख जो है किसान को मिलता है। जी प्रफुल्ल भाई। नहीं, देखिए इस पे आप ठीक ही कह रहे हो। जो कहानी में जो आम का बगीचा है जहाँ वो गए हैं और जहाँ इनकी अपनी झोपड़ी लगाई थी, उसकी दूरी थी गोली के टप तक की दूरी थी। कि गोली का टप्पा क्या होता है? उस जमाने में 1857 यह देश देख चुका था कि गोली चलने पर जितनी दूर में उसका जो रेंज होता था, गोली के रेंज पर था। आम का बगीचा गोली के रेंज की दूरी पर था जहाँ हो गए। दूसरी बात इस कहानी में यह भी है कि जब जो जबरा है, जबरा को चूंकि इनके साथ हल्कू के साथ जितनी आत्मीयता है, जितनी उसको आत्मीयता मिली और वो एलिनेट कर गया, मैंने एलिनेट नहीं किया, डीएलिनेट हुआ। वो अपने श्रम के आनंद से, अपनी उपयोगिता से जुड़ा रहा, लगातार सार्थक काम कर रहा है। तो जितना स्नेह हल्कू से जबरा को मिला, उतना स्नेह या उसका 100वां हिस्सा भी जमींदार से किसान को नहीं मिला करता था। ऊंची जातियों से जो कृषक जाति थी, जो मेहनत करती थी, उनको नहीं मिला करता था। ये उसमें संकेत है। कहानी में यह भी संकेत है कि गलत तरीके से, गलत आश्वासन पर, क्योंकि अगर बृहत्तर जो सिचुएशन थी वो ये थी कि जहां पर हल्कू की पूछ नहीं थी, तो हल्कू अगर किसी के आदमी की तरह काम कर रहा था, उसके श्रम का लाभ कोई और उठाता था, तो उसकी आत्मीयता से प्रभावित होने वाला जबरा अंत में अपनी प्राण गंवा बैठता है। आपने कहानी में देखा होगा कि जब खेत ही नहीं चौपट हो गए, जबरा भी वहां पर लगभग समाप्ति हो गया। घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आप मान सकते हैं। लेकिन चित लेटा है तो मतलब वही हो गया, मड़ैया के नीचे चित लेटा हुआ है। हाँ, तो वह जो श्रम की जो संस्कृति थी, जो श्रम के प्रति लगाव था, वह चूंकि उसका जो ग्रेटर सर्किल था आलोचना की भाषा में, वह हल्कू से था और हल्कू को वहां पर वह संयुक्ति की स्थिति नहीं थी। हल्कू का श्रम उतना सम्मानित नहीं था, और लेकिन इसीलिए हल्कू एलिनेट करता है, किसी प्रकार से अपनी जान की रक्षा तो करता ही है और साथ में भविष्य की कल्पना भी करता है। तो वो मजदूरी की तरफ जाता है। यहाँ दो विडंबनाएं एक साथ है। और पहली विडंबना को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी और पर हल्कू प्रसन्न था। ये दोनों ही आदमी है, एक में उदासी है और दूसरे में प्रसन्नता है। उदासी प्रसन्नता की विरोधी है, या प्रसन्नता उदासी का विरोध में है। क्या जीवन के जो दो पहिए हैं, स्त्री पुरुष दोनों की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं? क्या वो चाहती थी इसको इस बात का सुख है कि अब वहां पर सोना नहीं पड़ेगा, रक्षा नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मुन्नी कहती है कि तब मालगुजारी, तुमको मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी, यानी कि वहां इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट होगा। जिस खेती से तुमको आमदनी नहीं होगी, उस खेती का जो किराया है, जो मालगुजारी है, वो तुमको अदा करना पड़ेगा। तो मुन्नी की उदासी, क्योंकि मैं फिर अब उस सवाल को उठाऊं कि क्यों हर बार कृषि सभ्यता में किसानों के साथ सिर्फ महिलाएं आगे आ जाती हैं, चाहे वो धनिया हो, चाहे मुन्नी हो, या और भी कोई पात्र हो। उसका कारण यह है कि दुनिया में नहीं, भारत में भी कृषि सभ्यता की शुरुआत महिलाओं ने की थी और महिलाओं के माध्यम से वही इसकी संरक्षक मुख्य रूप से रही है। आज भी कृषि श्रम का, जब अब तो मशीन आ गया, जब मशीन नहीं आया था तो कृषि श्रम का, एक्टिव लेबर का बहुत बड़ा हिस्सा, मेरा ख्याल है 70% हिस्सा तो सिर्फ महिलाओं का होता था, धन रोपनी से लेकर धन कटनी तक। तो मैं ये कह रहा था,
घास निकालने वाला वो सब भी जो है, कोड़नी, जी वो जी सारा जी। महिलाएं ही करती थी, बोझा हाँ, ढोने का काम। इसीलिए जी इसीलिए मैंने कहा 70% उनका होता था और पुरुष उसमें अपनी भूमिका निभाते थे। तो इसकी और भी कई व्याख्याएं होंगी, लेकिन मैं मुख्य व्याख्या ये बताता हूँ कि विडंबना यह कि श्रम के जुड़े हुए एक ही हिस्से के दो, एक किनारे में उदासी होती है और दूसरे किनारे में प्रसन्नता होती है, और उस प्रसन्नता का संबंध निश्चित रूप से उदासी से गैर मुनासिब प्रसन्नता है। ये जिस बात से प्रसन्नता होनी चाहिए वह नहीं है, क्योंकि श्रम से जो संतोष है, श्रम का आनंद छीन गया है और श्रम शोषण का माध्यम बन गया है। तो जब श्रम अगर शोषण का माध्यम ही बन गया है, तो श्रम से सीधे हम नगदी ही क्यों न लें। और जो खेती बाड़ी का काम है, ये आजीविका की खेती थी, ये खेती का व्यवसाय नहीं था, आजीविका के लिए खेती थी, और खेती किस प्रकार से मुश्किल होती गई है, ये आज भी हमारे समय का सच है और तब से है। और नील गाय तो आज भी है, आज भी उसी ढंग से हल्कू है अपने समाज में। एक अलग बात है कि उसको एक नागरिकता का प्रमाण पत्र भी उसके पास है कि नहीं है, उसकी उसको चिंता है, वोटर लिस्ट में उसका नाम गया कि नहीं गया इसकी उसको चिंता है। उसके साथ साथ क्या जबरा के साथ वह भी गुजर गया, या उसकी प्रसन्नता और अधिक विस्तारित होकर के और अधिक फैल करके कहीं खतरनाक स्थिति में तो नहीं पहुंच गई है। मुन्नी की उदासी क्या 5,000, 10,000 या 8,000, 2,000 में जो योजनाएं हैं महिला कल्याण के लिए, इसको लेकर के संतुष्ट हो रही है, उनकी उदासी टूट रही है, या उनको राजकाज में आज भी उनके मन में यह सवाल जिंदा है कि राज किसका है। महिलाओं को यह पूछने का हक है, ये राज किसका है, और पुरुषों को भी पूछने का हक है। लेकिन इसमें में जो महिलाओं की बढ़ती हुई चुनावी भूमिका है, इसको दृष्टि में रखते हुए मैं कहता हूँ, जरा जोर लगाकर पूछिए कि राज किसका है। जी जी, तो राज किसका है? फूस की रात, एक रात की कहानी, और कितनी सारी घटनाएं, कितना बड़ा विस्तार, आसमान से लेकर के जमीन तक। तो प्रफुल्ल भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार आपका, और आप तमाम साथियों का भी आभार। और कैसे लगी कहानी, कैसी लगी चर्चा? कहानी तो अच्छी है, कहने की बात नहीं, हमारी चर्चा कैसे लगी ये महत्वपूर्ण है। और इस चर्चा पर आप भी चर्चा करें, और चर्चा से जो कुछ मलाई के तौर पे निकलता है वो हमें दे, कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उस पर और बात कर सकें। और घी की खुशबू जो है, वो जो कहते हैं ना, मलाई के बाद घी निकलता है, और घी की खुशबू, घी की जो पोसने वाली बात कर रहे थे कि पूस कैसे बना, तो वो बने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथी हमारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्रिया। रात में मिलते हैं।